आप कभी मिली हैं सोनिया गांधी से? क्यों मिलूंगी मैं उनको, जिंदगी में देखा भी नहीं है मैंने। प्रज्वल रेवन्ना, उनका नाम भी एक बड़े सेक्स स्कैंडल में सामने आया है। प्रज्वल रेवन्ना, आई डोंट नो अबाउट दैट। प्रज्वल रेवन्ना को आप नहीं जानती? मुझे कुछ भी पता नहीं। तीसरा चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहती, अब कैंडिडेट चेंज किया गया है। इसके क्या कारण पार्टी ने दिए? ये पार्टी ने कोई ऐसे कारण तो नहीं दिया है। कभी प्रीतम जी ने आपसे नहीं पूछा कि ताई ये क्या हुआ? गोपीनाथ मुंडे की लेगेसी है, प्रीतम 2 बार की यहाँ पे जीती हुई कैंडिडेट हैं, अच्छे मार्जिन से जीती हैं, उनका टिकट कैंसिल होना इसका मतलब कोई प्रॉब्लम रहा होगा? व्हाट वाज ही लाइक? उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? देवेंद्र जी और हमारा रिश्ता बहुत कैजुअल था। क्या कोई रेजिस्टेंस आपको फेस करना पड़ रहा है मराठा समाज की तरफ से? और उनकी एक बहुत बड़ी मांग है कि अगर आपको हमारे वोट चाहिए तो केसेस वापस लीजिए। इस बारे में गृह मंत्री या यहाँ के गार्डियन मिनिस्टर बोले तो उचित होगा। उनके मंच पे आने से पहले आपकी जनांगी पार्टी से कोई बात हुई? मैंने जिंदगी में उनसे कोई बात नहीं की। जो शुगर फैक्ट्री है आपकी, वहाँ पे 19 करोड़ का सीजर दिखाया कि किसी तरह का मिस एडवेंचर ना हो आपकी तरफ से, उसको इंश्योर किया जा रहा था। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मतलब ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। एक जमाना था जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सामने 2 बड़ी दिक्कतें थी। पहली दिक्कत ये थी कि उनके पास में कोई ओरिजिनल बीजेपी के डीएनए वाला ग्रास रूट पॉलिटिशियन नहीं था, और दूसरी दिक्कत ये थी कि पार्टी की जो ब्रांडिंग थी वो कुछ लोगों ने ब्राह्मण बनिया पार्टी की कर दी थी। इस तरह की बातें लोग करते थे। इन 2 प्रश्नों का उत्तर पार्टी ने बहुत खोजा, उन्हें मिला नहीं। तब मिला जब महाराष्ट्र के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक नेता का उदय होता है जिनका नाम था गोपीनाथ मुंडे। गोपीनाथ मुंडे बीड़ से आते थे। बहुत स्ट्रगल के साथ मजदूरों की, किसानों की पॉलिटिक्स करके उन्होंने अपने लिए जगह बनाई। स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे लंबी लंबी यात्राएं निकालते थे, लेकिन अकाल मृत्यु उनकी हो गई जून 2014 में। उनके बाद उनकी जो पॉलिटिकल लेगेसी है वो उनके परिवार में है। उनकी 2 बेटियों के बीच हमने उनकी पॉलिटिकल लेगेसी को बढ़ते हुए देखा है। प्रीतम मुंडे जो कि 2 बार लोकसभा सांसद रह चुकी हैं, और पंकजा मुंडे जो इस बार लोकसभा का जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में वो लड़ रही हैं। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार में आप कैबिनेट मंत्री भी रही हैं, आप अपने जिले की पालक मंत्री रही हैं, और कैबिनेट पोर्टफोलियो आपके पास महिला बाल विकास का था, रूरल डेवलपमेंट का था। आपने पंकजा जी हमें अपने घर में जगह दी है। आज अपने बिजी कैंपेन स्केड्यूल के बीच में आपने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला, उसके लिए आपका अग्रिम धन्यवाद। पहली चीज, मैं बिल्कुल, हम बीड़ में हैं और बीड़ का नाम आते ही जो हमारे दर्शक हैं वो मराठा आरक्षण पर कुछ सुनना चाहते हैं। हम उस विषय पे आएंगे, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपका जन्म गोपीनाथ मुंडे के घर में हुआ। प्रमोद महाजन के बहुत क्लोज आप लोग रिलेटिव्स हैं, लगभग घरोबा जिसको बोलते हैं मराठी में, वैसा था, मामा है जी। तो आपका बचपन जो बीजेपी के उस समय के स्टालवार्ट्स थे उनके बीच में बीता है, तो किस तरह की मेमोरीज हैं? हुज हु आते थे घर पे, बातें कैसी होती थी? देखिए, बीजेपी का एक अपना कल्चर है। हम इसे कहते हैं परिवार। तो हम बचपन से भी ये देखते आए हैं कि ये कोई लीडर नहीं, हमारे परिवार के बड़े हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, सुषमा जी, खुद प्रमोद जी और मेरे पिता मुंडे साहब, ये सब एक साथ जब काम करते थे तो हमें कभी लगा नहीं कि कोई बड़े लीडर आ रहे हैं। हमको लगता था एक परिवार के सदस्य आ रहे हैं। तभी हम जब प्रचार में आते थे, बड़े बड़े मुख्यमंत्री जी, तब के मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आते थे कैंपेनिंग के लिए, हिमाचल प्रदेश के हो, उत्तर प्रदेश के हो, तो हमारा ये काम होता था कि जब आए उनकी आरती करो, उनका व्यवस्था करो, और ऐसा लगता था घर में कोई त्योहार है और मेहमान आए हुए, एक आनंद से भरा हुआ हमारा वातावरण होता था। तो वो अनुभव बहुत ही, मैं उसको शब्दों में नहीं बयान कर पाऊंगी। और जब मैं आज देखती हूँ पीछे मुड़कर, तो मुझे लगता है उन अनुभवों का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। कुछ जो हम बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं या बन नहीं पा रहे हैं, वो सब अनुभव मेरे लिए बड़ा योगदान देते हैं।
अच्छा, ये महाराष्ट्र में एक कल्चर के लेवल पे जो चीज बता रही हैं आरती, आप अभी भी पॉलिटिशियंस, पहले गांव में तो स्पेशली ये होता है कि जब पॉलिटिशियंस विजिट करते हैं तो उनकी आरती उतारी जाती है, तो उस तरह के आपको किनकी आरती उतारना याद है पंकजा जी? नहीं, मैं भी जाती हूँ, मेरी भी आरती उतारते हैं लोग। नहीं, बचपन में जब हाँ, आपके घर में लोग तो कोई मेहमान आता है, पॉलिटिशियन नहीं, कोई मेहमान आता है तो उसकी आरती उतारते हैं। तो मुझे याद है कल्याण सिंह जी आए थे, हिमाचल के मुख्यमंत्री आए थे, तभी के हमारे लीडर शत्रुघ्न सिन्हा जी आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी आए थे। तो ये बहुत सारे, मैं एक लीडर नहीं बता पाऊंगी, इतने सारे लीडर। तो ये एक हमारे घर के लिए एक अलग उसका अनुभव है। जब आप यूएस में पढ़ाई कर रही थी तब आपने सोचा था कि पॉलिटिक्स में आना होगा, और आना होगा तो इतने आगे तक के जाना होगा? मैं यूएस में नहीं पढ़ रही थी, मैं पढ़ रही थी महाराष्ट्र में ही, मुंबई में। मैंने ग्रेजुएशन किया है साइंस में, और मैं एमबीए के लिए शादी के बाद हम शिफ्ट हो गई अमेरिका। तो अच्छा। मुझे पढ़ाई पूरी कर नहीं पाई क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। तो मेरा वो एक ये था कि मैं पढ़ाई पूरी हो गई मेरी, मुझे मास्टर्स करना था, तो वो नहीं हुआ। तो जब मैं लौटी तो फिर से मैंने एडमिशन लिया, और 3 महीने बाद पापा ने बोला कि नहीं, मुझे राजनीति में तुम्हारी आवश्यकता है, तो तुम यहाँ आ जाओ। तो मेरा ऐसा रहा है हमेशा कि पापा ने कुछ डिसीजन लिए हैं, और उस वजह से मेरे जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आए हैं। जैसे राजनीति का टर्निंग पॉइंट, पापा ने कहा अपनी कमाई खुद करनी चाहिए बच्चियों को। तो छोटा सा एक सॉफ्टवेयर मेरा कंपनी था, शादी के पहले से ही मैं अपना छोटा छोटा काम करती थी। और जब पापा ने कहा कि अपने बलबूते पे हर लड़की को कमाना चाहिए, तो वो मैं काम करती थी, व्यवसाय में थोड़ा ध्यान देती थी, उनके एनजीओज के काम होते थे उसमें थोड़ा ध्यान देती थी। पता नहीं था कि कभी राजनीति में आऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं राजनीति कर भी पाऊंगी। लीडर वाला काम था थोड़ा, स्कूल से कॉलेज में जॉइंट सेक्रेटरी थी, सीआर थी, स्कूल में मॉनिटर होती थी, तो एक लीडरशिप वाला हमेशा मेरा रहा है पर्सनालिटी। पर पॉलिटिक्स वाला पर्सनालिटी हो मुझे नहीं लगता था मेरा है। पर एक रात उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब तुम लड़ोगी। कुछ ऐसी चीजें होती रही तो मैं राजनीति। क्या कहा था उन्होंने 2009 में आपको? उन्होंने कहा कि तुम्हें विधानसभा, एग्जैक्ट वो क्या परिस्थिति थी? उन्होंने, क्योंकि उनका तो यहाँ पे अच्छा होल्ड भीड़ में, वो लोकसभा में गए जी, जब वो पहले विधानसभा में थे, तो लोकसभा का चुनाव लड़ना उन्होंने जब डिक्लेयर किया, तो बीच में 6 महीने का गैप था। उस 6 महीने में मैंने लोकसभा में बहुत काम किया, और उस काम के बाद एक दिन अचानक चर्चा तो रही थी कि मैं विधानसभा की कौन होगा प्रत्याशी, तो पंकजा को देना चाहिए। तो मैंने बहुत काम किया, और अचानक से एक दिन उनका फोन आया कि पंकजा, तुम्हारा इनकम टैक्स वगैरह सब ठीक है क्या, देख लो। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने रख दिया फोन और देख लिया। हमेशा वो पूछते थे कभी कुछ लोन करवाना है कुछ, तो मैंने बोला हाँ सब ठीक है। बोले फिर तुमको नॉमिनेशन फॉर्म भरना है, और तुम चुनाव लड़ रही हो। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आप बोल रहे हो? हाँ, तो वो बोले नहीं, मैंने मीटिंग में तय हो गया है, शायद न्यूज में भी आ गया होगा। अच्छा। इस तरह से मेरा निर्णय हुआ। तो मैं तो टीवी चालू करके देखा हाँ देखा, तो नीचे टिकर जा रहा था कि पंकजा मुंडे लड़ेगी विधानसभा का चुनाव। तो ये ऐसा मेरा पॉलिटिक्स में एंट्री हुआ है। ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ कि 2014 में जब जून का महीना आता है, शुरू में एक बहुत हैवी पॉलिटिकल बस था कि अब गोपीनाथ मुंडे सेंटर में रहेंगे, और जैसे ही महाराष्ट्र में इलेक्शन होंगे, काफी लोग इस तरह से मान के चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते या तो अलायंस में अपनी सरकार बनाएगी, और गोपीनाथ मुंडे, कई लोग ऐसा कहते थे कि अगर ऐसा होता है तो गोपीनाथ मुंडे ही मुख्यमंत्री होने वाले हैं। इस पूरे बस के बीच में एक दिन खबर आती है कि एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मुंडे साहब नहीं रहे। तो वो आप लोगों को कैसे पता चला था उस बारे में, और वो समय कैसा था परिवार के लिए? अब हो गए 10 साल मुंडे जी को गुजर के, और मेरे परिवार ने इस चीज को अनेक बार झेला है, क्योंकि जब वो गुजरे तब उसके बाद कितने इंटरव्यू में ये पल में फिर से विजिट करने की कोशिश करती हूँ। कुछ चीजें मुझे तो याद भी नहीं आती, बहुत वेग सी याद आती है। थी जब मैं बम्बई में थी, मेरा अधिवेशन चल रहा था, मैं बम्बई में थी, और मैं बहुत सारी चीजें मैंने कहा जैसे बहुत सी धुंधली सी याद आती, क्योंकि बहुत बड़ा शॉक हमारे लिए था। और हम लोग सत्कार के लिए उनके आने वाले थे, 4 तारीख को उनका यहाँ सत्कार होने वाला था।
3 तारीख को हम लोग वहां से चॉपर से आने वाले थे, कुछ लोगों से मिलकर वो फिर परली आने वाले थे और सभा का हमारा प्लानिंग हुआ था। रात को मेरी बात भी हुई उनकी कि चॉपर उनको जरा बड़ा चाहिए था, तो वो सब मैं उनकी पीए जैसे कम असिस्टेंट कम एवरीथिंग थी, तो मुझे डांट रहे थे ये नहीं कर रही हूँ वो नहीं कर रही हूँ। और रात को मेरे बेटे से भी बात की उन्होंने और 12 साढ़े 12 बजे पता नहीं शायद फिर सुबह उठे तो सीधा ये खबर आई कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। वो एयरपोर्ट के लिए निकले थे, हमसे ही मिलने के लिए आ रहे थे और शायद कुछ ही मिनटों में ये पता चला कि ही इज नो मोर। फिर भी मुझे लग रहा था कि वो रिवाइव कर रहे हैं उनको। तो जब मैं फ्लाइट से जा रही थी दिल्ली तो मुझे लग रहा था जब तक मैं लैंड हो जाऊंगी तब तक कुछ वो पता चलेगा कि वो ठीक है। जब मैं लैंड हुई तो इतने सारे मैसेज बजने लगे मेरे फोन पे, वो मुझे अच्छी तरह याद है और मैं डर रही थी कि मैं ये मैसेज ना देखूं, पता नहीं इसके अंदर क्या है। तो वैसे तो टेक ऑफ के पहले बोला ही गया था, पर रिवाइव कर रहे ये वर्ड मुझे कहीं हौसला दे रहा था, तो ऐसा हुआ। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आई एम सॉरी, एक बड़ी कठिन याद हमने निकाली है यहाँ पे, लेकिन कुछ चीजें लोग जानना चाहते हैं। जैसे यहाँ बीड़ में स्पेशली जो गोपीनाथ मुंडे के जो कट्टर समर्थक थे, उन्होंने बहुत टाइम लगाया उस चीज को एक्सेप्ट करने में कि इट वाज एन एक्सीडेंट। क्या परिवार को भी संशय है? कई लोग कहते हैं कि साजिश थी, कि उनका वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे, उनके कई सारे पॉलिसी को लेकर के उनके कई तरह के रुझान थे। इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उस टाइम पे बहुत सर्कुलेट होती हैं और उनके जो समर्थक थे उन्होंने तो बहुत लेट एक्सेप्ट किया कि वो एक्सीडेंट था। क्या परिवार को अभी भी लगता है कि कुछ संशय है कि क्या हुआ था? इस बारे में मैं कुछ खास बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि हमने कभी ऐसे लाइन पे सोचा ही नहीं, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे कि वो सबके दोस्त थे, सब कोई उनसे नफरत, एक जॉली पर्सनालिटी थी, बहुत ही अपनापन उनमें था। तो मेरे मन में कभी ऐसा ख्याल मैंने आने ही नहीं दिया मेरे परिवार, क्योंकि हम उस नेगेटिविटी में जाना ही नहीं चाहते थे और जो यंत्रणाओं ने जांच की हम उस पर पूरी तरह विश्वास करके ही चले, उस जोन में हम घुसे ही नहीं। ठीक है, अब हम आपके पॉलिटिकल करियर पे और जो बीड़ का भविष्य है उस पर आते हैं। हम ये देखते हैं कि आप एमएलए थी, आप एमएलए रही, उसके बाद 2014 में आप कैबिनेट मिनिस्टर भी बनती हैं। तो 2014 में फिर अब अबाकुल्स होते हैं और प्रीतम मुंडे आपकी सिस्टर वो यहाँ से जीतती हैं और रिकॉर्ड था उस टाइम पे 6,96,321, उतनी बड़ी मार्जिन से कोई जीता नहीं था। 2019 में हम आते हैं, फिर से प्रीतम जीतती हैं 1,68,000 से, जो अभी कैंडिडेट हैं यहाँ पे बजरंग सोनावणे, उन्हीं को हरा करके जीतती हैं। 2024 जो तीसरा चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लड़ना चाहती, अब कैंडिडेट चेंज किया गया है, इसके क्या कारण पार्टी ने दिए हैं? ये पार्टी ने कोई ऐसे कारण तो नहीं दिए हैं, ये हमारा कल्चर भी नहीं है। प्रीतम जब चुनाव 2014 में लड़ी तो ऐसा हुआ था कि मुंडे साहब जीतकर सिर्फ 17 दिन हुए थे, वो गुजरे, ऐसा होता नहीं है। तो लोगों का माहौल ऐसा था कि नहीं, हम कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और उसमें क्या हुआ, एनसीपी जो है उस टाइम की एनसीपी ने ऐसे डिक्लेयर कर दिया कि अगर मुंडे साहब की जगह पर उनके परिवार का कोई सदस्य आता है तो हम कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। तो नेचुरली सबका ये सोचना शुरू हुआ कि परिवार का सदस्य होना चाहिए। मैं ऑलरेडी विधायक थी और महाराष्ट्र की एक नेता थी, युवा मोर्चा की अध्यक्ष थी, कोर कमेटी की मेंबर थी। मेरा महाराष्ट्र में रहना बहुत ही आवश्यक था। मैंने तभी संघर्ष यात्रा, बहुत बड़ी संघर्ष यात्रा, एक आपके पिताजी की संघर्ष यात्रा, तो मैंने इसलिए उसको पुनः नाम दिया था, उसका मतलब है फिर से। तो पुनः संघर्ष यात्रा मेरी उतनी भव्य थी, लोगों का रिस्पांस था और मेरी इच्छा थी, क्योंकि मैं पहले से पिताजी के साथ राजनीति में काम कर रही थी, ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गई थी। तो मुझे पता था कौन सी जगह पर क्या जरूरी है, किसको टिकट देना चाहिए। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ से हट जाऊंगी तो बहुत सारे लोग मेरे पिता के जाने की वजह से उनके भी करियरों पे असर होगा, जो मेरा दायित्व था कि मैं उसमें कुछ पार्टिसिपेट करूं। इसलिए फिर मैंने सोचा कि मुझे राज्य में ही रहना चाहिए। तो नेचुरली प्रीतम ही हमारे घर में बची थी कैंडिडेट, हमारी माँ तो नहीं लड़ेंगी, तो वो लड़ी। उस समय इतनी सहानुभूति थी मुंडे जी के जाने की कि सबने सब कुछ छोड़ छाड़ के सारा वोट प्रीतम को दिया और वो बहुत रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटों से जीती।
वो मुंडे जी के लिए श्रद्धांजलि थी। जब 2019 में प्रीतम चुनाव लड़ी, तब एक जिद पकड़ी थी मैंने कि पिताजी जब 2014 में जिस गैप वोट से जीते, उससे ज्यादा वोटों से मैं प्रीतम को जिताऊंगी। और क्योंकि मैं नेता रही हूँ और काम करती हूँ, मैं पालक मंत्री थी, तो हमने जिस तरह से प्लानिंग किया, अच्छे से काम किया, उसका लोगों ने बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया और वो काफी मतों से जीती। पिताजी से भी काफी 50,000 से भी ज्यादा मतों से वो जीती। और फिर मैं रह गई राष्ट्रीय राजनीति में, क्योंकि मैं हारी चुनाव, और हारने के बाद मैं राष्ट्रीय सचिव बनी और राष्ट्रीय राजनीति में गई। और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे राष्ट्रीय संवैधानिक राजनीति में जाना पड़ेगा, पर पार्टी का ये निर्णय है, इसके ऊपर उनसे चर्चा तो नहीं हुई। शायद मेरे राष्ट्रीय राजनीति में जाने के बाद उन्होंने सोचा होगा कि वहां मुझे होना चाहिए। मैंने इसका कभी जवाब नहीं पूछा उन्हें। तो कभी प्रीतम जी ने आपसे नहीं पूछा कि ताई ये क्या हुआ, हम लोग मेरा साथ में टिकट कहाँ गया, वो टिकट इधर कैसा है? क्योंकि लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि जो बीजेपी का जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो संगठन है, वहां पे पंकजा जी वो उनके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं, प्रीतम के साथ कंफर्ट थोड़ा कम है। इस तरह की बातें आपके कान तक भी आती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रीतम संगठन में कभी थी ही नहीं। मैं संगठन में थी, मैं राष्ट्रीय सचिव रही हूँ, मैं कोर कमेटी मेंबर हूँ, क्योंकि लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि जैसे गोपीनाथ मुंडे की लेगेसी है, प्रीतम 2 बार की यहाँ पे जीती हुई कैंडिडेट हैं, अच्छे मार्जिन से जीती हैं, उनका टिकट कैंसिल होना, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम रहा होगा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमारे परिवार में ऐसी चर्चाओं के लिए कोई स्थान ही नहीं है। भगवान करे ऐसा ही रहे। हम लोग बहुत एक दूसरे से क्लियर है। प्रीतम बहुत अच्छा काम कर रही थी और मुझे लगा था उसकी हैट्रिक होनी चाहिए, और मैंने कभी ये आशा भी व्यक्त नहीं की कि मुझे केंद्रीय राजनीति में जाने का अभी कोई भी इच्छा भी नहीं थी, ना मैं सोच रही थी। पर प्रीतम संगठन में कभी नहीं थी, मैं ये संगठन में काम कर चुकी, तो डिस्कम्फर्ट होने का सवाल ही नहीं था। पर शायद आज की राजनीति जो है, आज की जो परिस्थिति है, या मेरे राष्ट्रीय राजनीति के मेरे वहाँ के कंफर्ट से उन्होंने सोचा होगा कि मैं राष्ट्रीय राजनीति में एक चेहरा बन सकती हूँ, या फिर आज के दौर में ये देखिए, आज जो परिस्थिति है उसमें ये सीट क्योंकि हैवी ड्यूटी कैंडिडेट होने के कारण मुझे दिया होगा, क्योंकि ये थोड़ी परिस्थिति राज्य की अलग चल रही है अभी। आप मराठा आरक्षण के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है, उस मांग के साथ जो 62% का जो फॉर्मूला दिया गया है, उस परिस्थिति की बात कर रही हैं? नहीं, बहुत सारी परिस्थिति है। आज महाराष्ट्र की परिस्थिति जो है, इसमें हम लोग के कॉम्बिनेशंस में भी बहुत सारा बदलाव हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि मैं राज्य में काम कर चुकी हूँ, राज्य स्तर पर, तो मेरे पिता होते थे तभी भी मैं युवा मोर्चा अध्यक्ष थी, तभी भी मैं स्टार प्रचारक थी। तो एक राज्य में भी मेरा बहुत सारा एक कमिटेड वोटर है या मानने वाला वोटर है। तो ये सब चीजों का शायद कुछ अच्छा परिणाम हो। और 5 साल में कोई भी पद पर नहीं थी, ये लोगों के मन में भावना थी। हालांकि मैं भी बोल चुकी हूँ 2-4 बार कि राष्ट्रीय राजनीति में अभी जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर मैं समझती हूँ जैसे पहली बार पापा ने फोन किया कि पंकजा विधानसभा लड़ो, इस बार नेताओं ने बोला है मेरे। किसने फोन किया था दिल्ली से? नहीं, हमारे यहाँ जो प्रोटोकॉल है, पार्टी से फोन, पहले तो न्यूज आया और पार्टी से फोन। आपको टीवी पे पता चला कि इस बार प्रीतम नहीं, आप चुनाव लड़ने वाले? हाँ, न्यूज डिक्लेयर हुआ। इंटरनल कुछ किसी ने फोन करके बताया होगा, या तो प्रीतम जी को बताया होगा, तो आपको बताया? वो शायद फोन प्रीतम को आया था, हम लोग साथ में नहीं थे तब, कि पंकजा लड़ेगी। तो हम लोग के 2 फ्लोर है, ऊपर के फ्लोर पे थी, मैं नीचे थी। पर हमारे घर में ये क्लियर था कि जो भी है, हमारे में ऐसा कोई इशू नहीं था कि उन्होंने मुझे ऐसा कुछ पूछा भी नहीं। अभी पार्टी में लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा लोग चुन के आए और मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। जो उन्होंने निर्णय लिए, उनकी सोच समझ, उनकी समझ बूझ, उनको जो दिखता है हमें नहीं दिखता है। आपने ग्राउंड से फीडबैक दिया था कि अभी जिस परिस्थिति की आप बात करें, आपकी किसी दिल्ली पे मुझे उनको देने की जरूरत नहीं, वो मेरे पहले सारा फीडबैक रखते हैं। अच्छा। उनकी टीम बहुत ही अच्छे से हर चीज की जानकारी रखती है। मैं बहुत छोटी हूँ उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। पंकजा जी, आप कह रही थी कि अब नेशनल पॉलिटिक्स में इसलिए आपने वक्त दिया, उसका एक कारण ये भी था कि आप 2019 में इलेक्शन हारी, और उसका कारण थे आपके ही भाई धनंजय मुंडे।
जिन्होंने कि एनसीपी से पर्चा भरा और वो जीते भी, और उन्होंने भी अपने लिए एक यहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी कल्टीवेट की है, वो भी मुंडे जी की ही परंपरा से आते हैं, उन्हीं की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को उन्होंने नर्चर किया है। 2019 में किस तरह की बात फैमिली में हुई थी जब उन्होंने फाइनली वो एबी फॉर्म उनके पास में आया? उससे पहले क्या कोई कम्युनिकेशन नहीं था परिवार में कि वो फाइल? आपको शायद जानकारी नहीं है, वो 2014 में भी मेरे खिलाफ लड़े थे, तब वो हारे थे, और वो 2009 में जब मैं विधायक बनी तभी राष्ट्रवादी में चले गए हैं। अच्छा, तो भाई हमारे फैमिली में टूटा है ऐसा कुछ नहीं, वो पहले ही राष्ट्रवादी में चले गए हैं। तो आपने कभी उनको अप्रोच करके कभी उनको कन्विंस नहीं, तब करने मेरे पिता जीवित थे और जी। वो घर के प्रमुख होने के कारण ये सब चीजें वो देखते थे, मैं जो वो कहती थी उससे ही सीमित काम करती थी। अच्छा, तो अब जैसे अब क्या फैमिली थोड़ी सी क्या कोई क्लोजनेस बढ़ी है? अब हमारे वो में अजीत कोई- दादा के साथ में चले गए हैं, नहीं, एनसीपी गुट के साथ, जिनके वो- साथ बीजेपी का अलायंस नहीं है। नहीं, उसका कोई हमसे लेना देना नहीं, उनके पार्टी में जो हो रहा है वो हमारे से कोई उससे लेना देना नहीं, वो हमारे पार्टी के साथ आए हैं और इसलिए यहाँ के सिटिंग विधायक होने के कारण या मेरे असेंबली के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह तो हो ही गया ना, क्योंकि हमारी अलायंस होगी, तो इसलिए अब मैं लोकसभा में जाऊंगी तो वो हमारा कैंपेन कर रहे हैं हमारी अलायंस होने के कारण। बात होती फैमिली रहती का तो विषय ही नहीं है, तो हम दो अलग पार्टी और आइडियोलॉजी में काम कर रहे हैं। फैमिली में ऐसे कोई हमारी लड़ाई झगड़े रास्ते पे ऐसे कभी हुआ नहीं है। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स धनंजय से आपकी बात होती रहती है? हाँ, रोज होती रहती है। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि एक फैमिली जो पॉलिटिकल स्ट्रीम दोनों ने, आपकी पॉलिटिक्स और धनंजय की पॉलिटिक्स दोनों की गोपीनाथ मुंडे से ही आती है, और दोनों ने उसी चीज का बेनिफिट उनको मिल रहा है, अगर लोग उनको आज पसंद करते हैं तो मुझे लगता है हम उस चीज से काफी आगे चले गए हैं। मुंडे जी का आशीर्वाद जो है वो तो है ही, पर वो उनका पॉलिटिक्स, मुंडे जी जीवित थे तभी ही अलग हो गया था। उन्हें विधान परिषद दिया था भारतीय जनता पार्टी में, फिर भी वो तब राष्ट्रवादी में चले गए थे। तो उस जब पूरी आइडियोलॉजी ही उनकी अलग हो गई है, तो अभी उनके प्यार और विचारों में मुंडे महाजन जरूर रहेंगे, पर उनकी आइडियोलॉजी में अब पवार साहब रहेंगे। तो हमारी आइडियोलॉजीज अलग है, इसलिए हमारे टोटली काम करने के तरीके जरूर अलग होंगे, पर अभी हम लोग मेरी जीत के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, और आप उनकी जीत के लिए काम करेंगे अगर वो पड़ली से वो विधानसभा हमारी अलायंस है आज सारी उनकी, वो अकेले नहीं काम कर रहे हैं, उनके 5 यहाँ के एमएलए भी काम कर रहे हैं, 3 एमएलए और सब, तो पार्टी, और वो सिर्फ ये जिले में नहीं हो रहा है, हर जिले में एनसीपी और बीजेपी साथ में काम कर रहे हैं। विधायक के चुनाव में साथ में होंगे तो साथ में काम करेंगे। ठीक है, धनंजय जी की हमने बात की। जब आप कैबिनेट मिनिस्टर थी तब चीफ मिनिस्टर थे देवेंद्र फडणवीस। हमें जानना चाहते हैं कि आपके पास 4 पोर्टफोलियोज थे, 2 उसमें से बड़े थे महिला बाल विकास और रूरल डेवलपमेंट। एज ए चीफ मिनिस्टर आप कैसे देखते हैं देवेंद्र फडणवीस को? व्हाट वाज ही लाइक? उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा काम रहा। देवेंद्र जी और हमारा रिश्ता बहुत कैजुअल था। हम पहले भी काम कर चुके हैं साथ में। हम लोग, वो मेरे प्रदेश के अध्यक्ष थे और मैं युवा मोर्चा की उनकी टीम में थी अध्यक्ष, और हम लोग दोनों कोर कमेटी में थे। फिर सरकार बनी है, तो उसके पहले हमारी एक जर्नी रही है 5 साल। एक रैपो पहले ही था? हाँ, बहुत अच्छा रैपो था, क्योंकि हम लोग बजट वगैरह की सेशंस में वो हमको पढ़ाते थे, हम स्टूडेंट्स की तरह नोट्स निकालते थे, तो हमारा पहले से ही रैपो था। और हमारे इतनी एज गैप ना होने की वजह से हमारा काफी कैजुअल रिलेशन था। हमारी टीम में जो भी मंत्री रहे, हम लोग सब एक ही जैसे दोस्ताना, सबका अच्छा था। अच्छा, तो और हम देखते भी हैं, मतलब वो हमको रैपो नजर आता है जब चिक्की स्कैम में आपके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं, तो एज चीफ मिनिस्टर आके वो आपको डिफेंड करते हैं। बाद में आपको एसीबी से धनंजय ने किए। आपने फोन करके कभी बोला नहीं कि धनंजय क्या है? नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जिनका जो रोल है उनको करने देना चाहिए, हमको हमारी स्पष्टता। अच्छा, आपको लगता है ये जो चिक्की स्कैम का जो 206 करोड़ का जो एलिगेशन था उसके पीछे धनंजय थे? पीछे नहीं, वो विरोधी पक्ष, आई थिंक आपको इसके लिए बहुत होमवर्क करके आना चाहिए। वो ऑपोजिशन लीडर थे भाई। जी जी जी, तो उसके पीछे थोड़े रहेंगे, वो अपना काम कर रहे थे। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा ना, जैसे मैंने उनका नाम नहीं लिया था, आपने उनकी याद निकाली। नहीं, आपने बोला आरोप हुआ है तो मुझे बताना जरूरी है कि वो ऑपोजिशन लीडर थे, उन्होंने वो आरोप किया था और उस पर तभी क्लैरिटी हो गया। ठीक है, हम आगे आते हैं और हम ये देखते हैं कि 2023 में, आज से रफली 1 साल पहले, आपने एक ब्रेक अनाउंस किया कि मुझे 1-1.5 महीने का
समय चाहिए। आप प्रेस से आपने थोड़ी सी दूरी रखी, तो बाद में आपने बताया कि आपके कुछ चीजें थी जिसके लिए आप वक्त चाहती थी। क्या हम पूछ सकते हैं कि इन 1.5-2 महीनों का जो आपने ब्रेक लिया, इसके क्या कारण थे और इस ब्रेक को आपने कैसे अपना समय बिताया? मैं बहुत पढ़ा, मैंने बहुत मेडिटेशन किया, बहुत काम किया, अपने परिवार के साथ समय बिताया, क्योंकि मैं बहुत सालों से बहुत सारे टर्बुलेंस से जा रही थी। मेरे पिताजी गुजरने के बाद मेरा टर्बुलेंट सरकार में होते हुए भी एक हमेशा एक पता नहीं एक पॉइंट था मेरा टर्बुलेंट जगह पर मैं जैसे खड़ी हूँ। तो इन सब चीज़ों के बाद ये सब और कुछ भी हो जाए दुनिया में, मैं बैठी हूँ अपने घर पे बेचारी अपना अपना काम कर रही हूँ, न्यूज़ में आ गया पंकजा मुंडे की सोनिया गांधी से मुलाकात। और सीधा, मतलब ऐसे नहीं कि सूत्र या कोई कहानी, सीधा बोल दिया। तो इन चीज़ों से मैं दुखी हो गई कि मैं अपने घर पे बैठी हूँ, आपके अलायंस हो रहे हैं, आप सरकार स्थापन कर रहे हो, कोई और न्यूज आने के बजाय मैं अपने अपने काम में व्यस्त हूँ, हर बार मेरी न्यूज आ रही है। ये चीजें मुझे व्यतीत कर रही थी। आप कभी मिली हैं सोनिया गांधी से? क्यों मिलूंगी मैं उनको, जिंदगी में देखा भी नहीं है उन्होंने। अभी शायद जब मैं लोकसभा में आपके आशीर्वाद से चुन के जाऊंगी तो प्रत्यक्ष रूप में देखूं। अच्छा, कभी ऐसे इनफॉर्मल कभी कोई मीटिंग? नेवर। ठीक बात है। हम और आगे आते हैं 2023 में ही महिलाओं का जो महिला पहलवान है दिल्ली में, उनका प्रोटेस्ट चल रहा था और आपकी सिस्टर जो कि लोकसभा सांसद थी तब हैं, अभी भी हैं, उनकी जगह आप चुन के आना चाहती प्रीतम मुंडे। उनका एक स्टेटमेंट आया कि पहलवानों की बात तत्काल सुनी जानी चाहिए। ये एक उनका स्टेटमेंट था जिसको इस तरह से रीड किया गया कि ये पार्टी लाइन से थोड़ा सा इतर जा रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह, अभी भी वो मैटर पूरी तरह से क्लोज नहीं हुआ है, दबदबा रहेगा टाइप की बातें हो रही थी। अभी हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि प्रज्वल रेवन्ना, उनका नाम भी एक बड़े सेक्स स्कैंडल में सामने आया है। प्रज्वल रेवन्ना, I don't know about that. आपकी पार्टी के साथ में अलायंस है जेडीएस का। मैं ये सब नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड्स वेंडर्स में बिल्कुल नहीं देखती। प्रज्वल रेवन्ना को आप नहीं जानती? मुझे कुछ भी पता नहीं है, सब चीजें नहीं देखती मैं, मेरे पास आता भी नहीं है सब। मेरा वो बिकॉज वॉट एवर यू आर इंटरेस्टेड इन, यूट्यूब भी बहुत स्मार्ट होता है, आप जो देखते हो वही आपको मिलता है। मुझे पता ही नहीं है सब बात, क्योंकि आधी से ज्यादा, क्योंकि मैं खुद काम में बिजी हूँ। जिसके पास व्यस्तता होती है सकारात्मक, उसको ये सब चीजें इतना पता है। क्योंकि प्रज्वल पे एलिगेशन है कि अनेक महिलाओं, ये आरोप है, अभी साबित नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता उस पर मुझे बात करनी चाहिए, आपको भी पूछना चाहिए। आप महाराष्ट्र के कोने में आए हो, नॉर्थ के कोई मैं जानना चाहता हूं, जैसे आप महिला बाल विकास मंत्री रही हैं, तो जब इस तरह के विषय सामने आते हैं जिसमें पार्टी के अलायंस है, पार्टी के लोगों की बात, आपको यहाँ के विषय मुझे पूछेंगे तो मैं बता पाऊंगी। ठीक है मैम, यहाँ के विषयों पर आ जाते हैं। और मैं वैयक्तिक किसी के विषयों पर कभी टिप्पणी नहीं करती। ठीक है, यहाँ के विषयों पर आ जाते हैं। मराठा आरक्षण को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में, सक्सेसिव मूवमेंट्स हुए हैं। जो हाल का जो बड़ा एपिसोड है उसमें मनोज जरांगे पाटिल का नाम लिया जाता है, वो बड़े नेता बन के उभरे हैं इस प्रोटेस्ट के। और उनका ये दावा रहा लगातार कि मैं एपॉलिटिकल हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाय नहीं करना चाह रहा हूँ। एक एंटी पॉलिटिक्स रेज हमने देखा अनेक पार्टियों के, अनेक पॉलिटिशियंस के। आपके जिले में ही घर फूके गए हैं इलेक्टेड एमएलएस के। उस माहौल में ये चुनाव हो रहा है और बीड़ में कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो मराठा आरक्षण का ही है। आपको ऐसा लगता है कि ये जो विषय है ये आपके प्रोस्पेक्ट्स को प्रभावित करेगा, हार या जीत को? जरूर प्रभावित करेगा, क्यों नहीं करेगा। इस चुनाव पे या चुनाव के पहले इर्द गिर्द जो भी हो रहा है हर चीज चुनाव को प्रभावित करेगी। ऐसा मैं बोलूंगी तो अननेचुरल होगा या उसको अभ्यास ना होने वाला या डिनायल में जाने वाला विषय होगा। ये जरूर मेरे चुनाव को प्रभावित करेगा और सकारात्मकता से प्रभावित नहीं करेगा। पर जब मैंने एक काम किया, मैंने लोगों से 5 सवाल पूछे, उन 5 सवालों में मेरे बारे में कोई भी नकारात्मकता नहीं थी, परंतु ये चुनाव में मुद्दा जरूर प्रभावित करेगा। ये नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इन सारी चीजों का लोकसभा के चुनाव से कोई लेना देना वैसे नहीं है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव ये देश के सर्वोच्च सभागृह में जाने के चुनाव है और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिसीज
जो सामान्य व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाले, सकारात्मकता के प्रभाव देने वाले होने चाहिए। तो ये चीजों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। तो ये भी सामान्य व्यक्ति की लड़ाई है, ये भी सामान्य व्यक्तियों की बहुत सालों की लड़ाई है, और वो चाहते हैं कि इसमें हमें न्याय मिले। तो अगर बहुत सारे लोग आक्रोश में हैं तो उसको प्रभावित वो चुनाव में करेंगे ही करेंगे। अब इसको हमें कन्विंस करना, जितना हो सके करना, ये हमारा दायित्व बनता है। चुनाव में लोगों को आरक्षण दिया गया, वो आरक्षण कोर्ट में सक्सेसफुल हो ऐसा देना चाहिए, ऐसी मांग उनकी है, मेरी है। हमेशा मैंने कहा है कि कोई भी वंचित समाज को अगर उसका ताकत से वो कुछ लड़ता है तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। बस ये हक मिलने के लिए उसको कायदे से हक मिलना जरूरी है, और वो मिलने की लड़ाई चल रही है। पर लड़ाई का असर जरूर होगा, कहीं सकारात्मक भी होगा, कुछ लोग ये कन्विंस करेंगे कि ये हुआ है, अच्छा हुआ है, कहीं नकारात्मकता से होगा। मराठा आरक्षण पर हम बात कर रहे थे, क्या कोई रेजिस्टेंस आपको फेस करना पड़ रहा है मराठा समाज की तरफ से जब आप कैंपेनिंग के लिए जाती हैं? क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स मीडिया में रिपोर्ट हुए हैं जहां आपको जब आप पहुंची हैं तब आपके खिलाफ नारेबाजी हुई, आपको काले झंडे दिखाए गए, आपको रोकने के प्रयास हुए। मुझे इसको करेक्ट करना है, इस सवाल को। मुझे रोका नहीं गया है, वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे। एक ही जगह पर ऐसा हुआ है, 2 जगह पर, और मेरे खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं की उन्होंने, बिल्कुल नहीं की। फ्लैग्स, वो अपने फ्लैग्स लेके दे रहे थे, वो मेरे लिए नहीं थे। आप भी माध्यमों के लोग हैं या देखने वाले लोग भी बहुत ही सुलझे हुए हैं, उनको पता है। वो अपनी जो मांग है उसका प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे खिलाफ एक भी नारेबाजी नहीं की। रादर एक जगह पर मैं उतरी और मैंने उनसे बात करना चाही, तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे बात की और उन्होंने कहा, हम आपके बच्चे नहीं हैं क्या? हमको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए क्या? मैंने बोला, मैं मुंडे साहब की बेटी हूँ, मैं आपको, तो उन्होंने कहा, हाँ आप मुंडे साहब हमारे दैवत थे, हमारे मराठी में उसको कहते, मतलब वो बहुत मानते हैं मुंडे साहब को। तो ये सब चर्चा मेरी उनके साथ हुई। 1-2 ही जगह पे ऐसी घटना हुई। एक जगह पर छोटे बच्चे थे, कुछ 10-15, बाकी भीड़ मेरी थी, पर ऐसे दिखाया जा रहा है कि 1000 लोगों ने रास्ता रोका, ऐसा नहीं हुआ। वो अपनी अपनी घोषणा दे रहे थे, मेरे खिलाफ घोषणा नहीं दे रहे थे। पर मेरा ये कहना है कि डेमोक्रेसी में वोट मांगने के लिए अगर कोई आ रहा है तो उसका भी अधिकार है, तो दिया जाए, और वो अपने प्रदर्शन कर रहे हो कर दे जाए। क्या आपके दिमाग में ये प्रश्न आया कि अगर भीड़ में तमाम कैंडिडेट्स अपना प्रचार कर रहे हैं और मराठा आरक्षण अगर एक ए पॉलिटिकल एजिटेशन है, जैसा कि कहा गया कई बार, सिर्फ आपका विरोध क्यों हुआ? ये मुझे लगा जरूर। क्या वजह समझ में आई आपको? आप जो लोगों से मिलती हैं, बात करती रहती हैं। मुझे 1-2 ही जगह ऐसा होने की वजह से मैं कह सकती हूँ कि एक जगह इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि ये चुनाव है। इस चुनाव में ऐसे मुद्दे अगर हो तो उसमें हर गांव में 2 गुट होते हैं, तो अपने हिसाब से उसको खेलना जा सकता है। तो मैं उसके बारे में कंफर्म तो नहीं बोल सकती, पर थोड़ा मुझे चीज लगी कि वो अलग इन्फ्लुएंस था। किस तरह का इन्फ्लुएंस है? कौन लोग हैं? पॉलिटिकल थोड़ा लगा उसमें। आंदोलकों का और जरांगे पाटिल का कोई विषय नहीं, पर नीचे लोगों का, गांव में जो होता है ना, उसका थोड़ा सा रिएक्शन होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे अब जो जरांगे पाटिल का जो एजिटेशन है, ठीक है, उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल, लेकिन उसका नुकसान बीजेपी को होगा, ये कई पॉलिटिकल एनालिसिस का मानना था। अभी भी वो ये मान के चलते हैं कि भीड़ में अगर इलेक्शन टफ है तो उसका बड़ा कारण यही है। लेकिन 28 अप्रैल को हमने देखा कि उन्होंने आपके साथ मंच शेयर किया। उनके मंच पे आने से पहले आपकी जरांगे पाटिल से कोई बात हुई? हमने मंच नहीं शेयर किया, हम दोनों एक तीसरे मंच पर थे। ठीक, मैंने जिंदगी में उनसे कोई बात नहीं की। तो उस दिन मैंने उसको तबीयत पूछी, क्योंकि उसके 2 दिन पहले वो एडमिट थे। तो मैंने उनको देखा, तो मैंने बोला, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उनके हाथ में कोई पट्टी बंधी हुई थी, तो उन्होंने बोला, हाँ मैं एडमिट था। तो मैंने उनको अपनी तबीयत का ध्यान रखे, इतना ही कहा। इतना ही। पर वो एक पॉलिटिकल मोमेंट तो है ही, है ना? तो इसलिए मैं जानना चाहता, पॉलिटिकल मोमेंट तो नहीं बना सकते। हम लोग बहुत बार शरद पवार साहब के साथ भी मेरा मंच मैंने शेयर किया है, बहुत बार कांग्रेस के मेरे
बहुत सारे दोस्त हैं, उनके साथ कोई पॉलिटिकल मंच पर जाते हैं, तो वो पॉलिटिकल मंच भी नहीं था, वो वैसे भी पॉलिटिकल है। तो वो एक अलग कार्यक्रम था जिसमें योगायोग से हम एक समय पर गए थे। संयोग था उसमें। उसके पहले आप कहनी बात, क्या उसके बाद कभी बात हुई एक बार जब आमने सामने? कोई कारण भी नहीं ना, ऐसे सहयोग ही हो सकता है, और क्या कारण हो सकता है? कभी आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की कि करूं? दादा एक बार बात कर लेते हैं? आप जैसे आपके हिसाब से एक कंफ्यूजन है उनके दिमाग में। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कभी कंफ्यूजन। आपकी बोला ठीक है, तो ये वो अपना काम कर रहे हैं, वो एक सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं उनको क्यों उसमें डिस्टर्ब करूं? अपना काम करना चाहिए, वो कर रहे हैं। जो एक अनदर थ्योरी जो यहाँ पे भीड़ में चलती है कि जो जरांगे पाटिल का प्रोटेस्ट है वो कह रहे हैं पॉलिटिकल, लेकिन पॉलिटिकल बैकिंग है। आपको भी लगता है ऐसा? मुझे एनसीपी का नाम लेते हैं, शरद पवार गुट का। मुझे नहीं लगता ऐसा, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। ना मुझे कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट मैंने देखा कि कोई राजनीतिक ने ये कहा है कि इसके पीछे ऐसा कोई है, ऐसे मैंने सुना भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये लोगों ने एक एक्टिविटी क्रिएट की है, क्योंकि मैं भी जनता की नेता हूँ, जननेता हूँ। जब लोग कुछ चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो एक मूवमेंट बनता है। इसके पीछे कोई है या नहीं है, ये टिप्पणी करने के लिए मेरी जानकारी कम है, पर मैं इस मूवमेंट को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो वंचितों के लिए, और मैं वंचितों के लिए लड़ती हूँ। तो मैं नहीं समझती कि उसको मुझे डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए, उस लड़ाई को, भले ही वो हम पे असर कर रही है नकारात्मकता से, पर मैं उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती। क्या लगता है पंकजा जी आपको कि क्या व्हाट इज द वे आउट अभी? क्योंकि एक डेडलॉक हो गया है, आरक्षण दिया गया है, लेकिन जरांगे पाटिल कह रहे हैं कि जो 62% तक के लिमिट चली गई है ये कोर्ट में स्टे नहीं करेगी। आपके हिसाब से, आप बीड़ से आती हैं, आपकी जो रीडिंग है, ये बीड़ का बात लंबे समय से पॉलिटिक्स में, पूरे महाराष्ट्र की बात है, ये पूरे देश की बात जी। पूरे देश में, हर स्टेट में, हर एक तबका इस लड़ाई को लड़ रहा होगा ऐसी। तो इसलिए इसको मैं हर बार यही कहती हूँ, कायदे से बड़ा कोई नहीं है। कायदे में जो बैठे, ऐसी चीज, ऐसा न्याय उनको मिलना चाहिए, और को कायदे में बैठने के बाद न्याय मिले तो किसी पर अन्याय भी नहीं होगा। इस एजिटेशन के दौरान जो कायदा टूटा है, जिसके अनेक केसेस मराठा युवकों पे लगे हैं, और उनकी एक बहुत बड़ी मांग है कि अगर आपको हमारे वोट चाहिए तो केसेस वापस लीजिए, इस बारे में क्या सोचते हैं? इस बारे में गृह मंत्री या यहाँ के गार्डियन मिनिस्टर बोले तो उचित होगा। मैं तो विधायक भी नहीं हूँ, ना जिला परिषद या पर आप सांसद बनने वाली हैं, बनने के बाद बोल पाऊंगी, पर अब मैं एक चुनाव लड़ने जा रही हूँ। इसकी जानकारी पूरी ना होने की वजह से, क्योंकि मैं मंत्री के तौर पर काम कर चुकी हूँ, मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगी। पर मैं जरूर ये कहूंगी कि जो लोग इसमें निर्दोष हैं या निष्पाप है, ऐसे कुछ लोगों पर केसेस हुए होंगे तो उनको न्याय देना चाहिए। ठीक है, दो तीन चीजों पे मैं और जानकारी चाहता हूँ, क्योंकि हमसे आपकी इतने विस्तार से ललन टॉप की बातचीत के लिए वक्त निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि एक भारतीय जनता पार्टी लगातार अटैक करती रहती है कांग्रेस को, और उसकी कांग्रेस की जो फर्स्ट फैमिली कही जाती है, गांधी फैमिली, उनको, क्योंकि ये परिवारवाद पर उन्हें घेरा जाता है बार बार। वो लोग भीड़ की तरफ फिर इशारा करते हैं कि देखिए यहाँ पे गोपीनाथ मुंडे बने, फिर उनकी एक बेटी एमपी बनी, उनकी फिर दूसरी बेटी एमएलए बनी, कैबिनेट मिनिस्टर बनी, एक जो भतीजा है वो चलो दूसरी पार्टी में, लेकिन वो भी पॉलिटिक्स में है, वो भी इलेक्शन जीत रहा है। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करती हैं? मुझे कोई पूछता ही नहीं ऐसा, तो मैं क्यों एक्सप्लेन करूं? मेरा होना, जो लोग कहते हैं कि ये भी परिवारवाद है, उनको आप क्या जवाब देना चाहते हैं? मैं जवाब ही नहीं देती उनको, क्योंकि मैं यहाँ राजनीति में हूँ। क्यों हूँ ऐसा सवाल मुझे कभी किसी ने पूछा ही नहीं। शायद वो जो भी है उसे वेलकम ही करते हैं, तो मुझे उसमें जवाब देने की जरूरत लगती नहीं। एक और चीज आपकी, पिछले साल आपने एक और एक बड़ी खबर बनी जो नेशनल न्यूज बनी, सितंबर 2023 में जो शुगर फैक्ट्री है आपकी, वहां पे 19 करोड़ का सीजर दिखाया, जीएसटी के 19 करोड़ के एसेट्स सीज हुए, ऐसे इस आशय की खबर आई। ये तो एक लीगल प्रोसीडिंग अपने आप में चल रही। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उन्होंने इसको इस तरह से देखा कि किसी तरह का मिस एडवेंचर ना हो आपकी तरफ से, उसको इंश्योर किया जा रहा था। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मतलब मैं नहीं समझी आपका सवाल। जो पॉलिटिकल एडवेंचर मतलब,
मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि नहीं, मुझे सवाल ही नहीं समझ। जी जी जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि सितंबर 2023 में कार्रवाई होती है जीएसटी की, शुगर फैक्ट्री जो आपकी है वहाँ 19 करोड़ के एसेट्स वो सीज करते हैं प्रोविजनली, सब्जेक्ट टू इंक्वायरी, कि जो होगा बाद में देखा जाएगा। ये खबर आती है, ये एक सेंट्रल एजेंसी की कार्रवाई थी, भारतीय जनता पार्टी के ही एक लीडर के जो बिजनेस पे। इसे इस तरह से देखा गया कि आपके तरफ से कोई मिस एडवेंचर ना हो, उसको इंश्योर किया जा रहा था। क्या आप तक की भी इस तरह की थेरीज पहुंची है? माई लाइफ इज फुल ऑफ एडवेंचर्स, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि राजनीति एक महिला को आज की स्थिति में करना इतना आसान है। रोज एडवेंचर है, रोज आप देख रहे हैं। एडवेंचरस हूँ इसलिए तो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे, नहीं तो आप क्यों लेते? मैं कोई मतलब स्क्रिप्टेड लाइफ जीती तो थोड़ी आप मेरा इंटरव्यू लेते। तो इसलिए मैं एडवेंचर्स की बात ही नहीं करूंगी इसमें, पर ये जरूर कहूंगी कि कोई व्यक्ति उद्योग में असफल रहे तो कोई कायदे से गुनाह नहीं है। मेरा उद्योग असफल है, वो सफर कर रहा है। यहाँ बहुत ड्राउट था, 4 साल फैक्ट्री में गन्ना ही नहीं था, इसलिए फैक्ट्री बहुत लॉस में चली गई थी और बहुत सारी अड़चनों से गुजर रही हूँ। मेरे सारे जब्त हो गए हैं वहाँ के एसेट्स, ये सही बात है। और इसके बारे में बैंक और डीआरटी से हमारी बातचीत और कायदे से सारे सुलझाने की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, हमने सारे जो मुश्किल सवाल थे वो यहाँ तक खत्म कर दिए। अब आसान सवाल पूछिए। मेरे पास तो मैम सवाल हैं, आप उनको मुश्किल या आसान के उसमें कोई भी सवाल पूछिए, मैं आसान बनाऊंगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे क्या आपको ऐसा लगता है कि बीड़ की जो पॉलिटिक्स है वो अभी एज ऑफ नाउ जो चुनाव हो रहे हैं, ये मराठा आरक्षण का जो एजिटेशन है उस नॉइस में रियल इश्यूज दब गए हैं बीड़ के? एक ही मुद्दे को लेकर के बहुत ज्यादा बात हो रही है। ठीक है भैया, हम तो इसको बात नहीं कर रहे हैं, हम तो विकास की बात कर रहे हैं। मैं जहाँ जा रही हूँ ना प्रचार में, जो नेशनल हाईवे से मैं गुजर के छोटे रास्ते पे लग जाती हूँ, उधर एक बोर्ड लगा हुआ है, मेरा ही बोर्ड हुआ है, उससे मैं अंदर चली जाती हूँ। पेवर ब्लॉक पे छोटी सी बैठक होती है, वो पेवर ब्लॉक मैंने लगाया। पीछे ग्राम पंचायत कार्यालय होता है, वो ग्राम पंचायत कार्यालय मैंने दिया। मैंने मतलब मैंने नहीं, जब मैं मंत्री थी तो जब मैं जाती हूँ ना तो लोग मुझे ये कहते हैं कि ताई आपने दिया, आपने दिया, आपने दिया। मुझे कोई ये नहीं कहता आप क्यों खड़ी हो, आपने क्या दिया है, कोई नहीं कहता है मुझे। आज तक पिछले 1.5 महीने से मैं घूम रही हूँ, मैंने कभी ये नहीं सुना कि आपको हम वोट क्यों दे, आपने हमें क्या दिया है। मैं जब बात करती हूँ आपको फसल का बीमा आया, मतलब इंश्योरेंस आया, तो हाथ ऊपर करते हैं, ताई आप जब थी बहुत इंश्योरेंस आता था। क्योंकि देखिए मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर वो जैसे एक बड़ी टंकी है जिसमें बहुत सारा विकास भर दिया है, उसकी जो पाइपलाइन है ना और वो जो नल है वो हमें है। अगर वहां से यहाँ तक नहीं गुजर के जाएगा, मिलेगा नहीं तो लोगों को नहीं मिलेगा। तो एक मेरा प्रशासन पे काफी प्रभाव था, पकड़ थी, अधिकारियों में एक थोड़ा डर था काम करने में। हाँ, डरते थे, क्योंकि जो आदमी डिसिप्लिन होता है, डर मतलब बुरी तरह से डर नहीं, एक डिसिप्लिन, एक बोलते ना जिसको आंसरेबल फील करते थे। तो ये सब लोगों को अच्छा लगता था। और तब मैंने गांव में पूछती थी, हाँ चलो उठो, इस गांव में कितने लोग हैं, हाँ इतने लोग हैं, कौन सी जाति के है भाई, आपके कोई मेरे कोई रिश्तेदार तो नहीं है, बोले नहीं। तो फिर यहाँ कितना है, 2 करोड़ रुपया निधि आया, ये हुआ ये हुआ। तो मैंने बोला मैंने कभी जाति का कुछ ऐसा किया परहेज, बोलते नहीं दीदी। तो ये बहुत अच्छे से चल रहा है, ये 2 जगह पर ये हुआ और ये उठाने ही वाले हैं, मेरे साथ ये होता ही है। तो ये तो पूरे देश में हो जाता है, नाम से अट्रैक्शन होता है। न्यूज को भी एक पंकजा मुंडे का गाड़ी में लोगों ने रोका, ये 1.5 ही बोल सकती हूँ मैं इसको, 1.5 जगह, एक तो मैंने बात की तो ये है, पर बाकी जगह पर मुझे इतना ये मिल रहा है। पर डेफिनेटली अंडर करंट है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, दोनों तरफ से होता है। कैसे देखती हैं आप मराठवाड़ा में अपने प्रोस्पेक्ट्स और आपकी पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स, कैसा प्रदर्शन रहे? देखिए अभी पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स तो है ही, देश में देखने पड़ते हैं। पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा काम तो जरूर किया है, और जब काम अच्छा होता है तो लोग तभी बोलते कि ये हुआ नहीं, वो हुआ नहीं। कुछ भी काम नहीं होते तो लोग एकदम ठंडे हो जाते हैं। वैसा हो गया था बहुत साल तक राजनीति में। क्या नहीं, आज मेरे अकेली के जिले में 10,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बने हैं। जो रेलवे 75 इयर्स में नहीं आई, वो रेलवे आई है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के वजह से हर गांव जुड़े। नहीं हुई है, मुंडे साहब के टाइम से बात चल रही है, वो पूरा ही नहीं हो पा रहा है। ये सब जो लोग है ना, ये नेगेटिव पॉइंट्स लेके आए हैं। पूरी कैसे होगी? वो कोई जादू है कि ऐसे कर दिया और इतने किलोमीटर रेलवे होगी? उसका पहाड़ तोड़ रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं।
अभी जो 75 साल लगे जिस रेलवे को यहाँ आने में, वो सिर्फ हमारे मोदी जी ने यहाँ आके वचन दिया था। 2800 करोड़ उन्होंने रेलवे को मंजूर किए, तो नहीं तो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसे 10 करोड़ ज्यादा से ज्यादा आते थे। एक झटके में 2800 करोड़ मंजूर किए। रेलवे आ गई है, रेगुलर एक स्टेशन से चल भी रही है। अभी आगे का जो पैच है उसका टाइमलाइन और 1.5-2 साल बाकी है ना वहां तक आना। 6-8 महीने लेट हो गई है जरूर, पर लैंड एक्विजिशन की वजह से हुई है। तो ये सब चर्चा गलत ही चर्चा है, और गलत चर्चा सोशल मीडिया की वजह से फैलना 1 सेकंड में मतलब आसान है। इसलिए लोग बोल रहे रेलवे नहीं आई 75 साल से। 75 साल से नहीं आई, पर 10 साल में कहाँ तक पहुंच गई, और इतना बड़ा रूट है वो। आपने प्रधानमंत्री की याद निकाली। प्रधानमंत्री से प्रथम परिचय आपका कैसा था, कब हुआ था? मतलब ये इसका नरेंद्र मोदी रेलेवेंस से नहीं मुझे याद है। पहली बार नरेंद्र मोदी से जब वो आपकी सीएम थे गुजरात के, तब अच्छा। मिली थी। 2-3 बार मिली हूँ पहले भी। कोई मेमोरी उस समय की, मतलब उस समय नहीं, तो तभी तो हम बस देखने गए थे उनको, सभा में गए थे, नमस्ते किया, पाँव छुए बस। अच्छा, मुंडे साहब के साथ हाँ। जाना हुआ होगा। ठीक है, तब बच्चे रहे होंगे। उसके बाद मैं सीधा उनको मिली। कब मिली बाबा मुझे याद नहीं, इतनी बार मिली हूँ। मुझे प्रथम शायद मैं अकेले में जो मिली बता सकती हूँ, जो मुंडे जी गुजरने के बाद मैंने उनका समय लिख के मिली थी। अच्छा। तो तब जो अकेले में मैं उनसे मिली हूँ। मुझे ऐसे तो हम मिलते ही रहते हैं, मैं नेशनल किस तरह टीम में की, हूँ तो हमेशा राजनीति, किस तरह की बातें होती है प्रधानमंत्री से? हर तरह की बातें होती है। वो इतना समय तो उनको नहीं होता है कि 2-3 मिनट में और क्या बातें करें। तो जब मिले थे तब तो अलग था। मुंडे जी गुजरे थे 1 महीना पहले, तो बस उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा खुश रहो, साहस बंधाए रखो। वो तो एक बड़ा डिफिकल्ट टाइम आपके फैमिली के लिए था। और जो दूसरे बड़े नेता हैं अमित शाह, उनसे सबसे बात होती है। मोदी जी से, अमित शाह से सबसे बात होती है। मोदी जी मेरे सारे कार्यक्रमों में आए। जब मैं मंत्री थी, हमने शिरडी में बड़ा कार्यक्रम लिया था, तो मैंने एक ही दिन में 3 लाख घरों की चाबियां दी थी। फिर मैंने बचत घटों का कार्यक्रम लिया था जिसमें 5-6 लाख महिलाएं आई थी। बड़े खुश हुए वो एक काम देखकर, अच्छा काम कर रही हूँ ऐसा बोला उन्होंने। तो बहुत बार मैंने, पर इतने व्यक्ति बड़े हैं कि उनसे कैजुअल बात भी नहीं करना होता है, पर वो बात करते हैं जरूर। कि जैसे मतलब वो पूछते हैं सब ठीक है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? बीच में मैं बीमार थी तो उन्होंने पूछा, तो संवेदनशील और कैजुअली बात भी करते हैं। लास्ट मैसेज हम चाहते हैं कि आप आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में और जो महाराष्ट्र की जनता आपको देख रही है, आप उनको अगर कोई मैसेज देना चाहें तो दे सकती हैं। उसके बाद विल कंक्लूड दिस इंटरव्यू। मैं महाराष्ट्र की जनता को मैसेज क्या दूं, क्योंकि मैं एक उम्मीदवार हूं, तो मैं विनती कर सकती हूं कि आप राजनीति को इस तरह से देखिए कि यहाँ अगले 10 साल में ये देश कहाँ होने वाला है, और इस देश को वहाँ उस जगह पर कौन ले जाने वाला है। नेता का स्थायी होना और सरकार का स्थिर होना ये देश के प्रकृति के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अच्छी प्रकृति के लिए मतदान का विटामिन्स बहुत जरूरी है, तो वो आप सही जगह पर दीजिए, इतना ही कहूँगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकजा जी हमसे बात करने के लिए। हमें ये बताया गया जब हम रास्ते में थे कि आज ही आपका ब्रेक डे होता है, या आपने लिया है? नहीं, आगे अरेंजमेंट्स कुछ मेरे बाकी थे इसलिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ, असेंबली की तैयारी चल रही है? नहीं, अभी लोकसभा की जीत की तैयारी चल रही है। अच्छा, लोकसभा की जीत की तैयारी चल रही है। ठीक है, जब लोकसभा में जो भी प्रदर्शन रहता है, जो भी रिजल्ट रहता है, उसके बाद हमारा फिर कोशिश रहेगी आपका वक्त लेने का, और जब अगर दोनों के टाइम्स अलाइन करते हैं तो फिर आपसे बात होगी। इस बातचीत के लिए, वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया, और इस बातचीत को सुनने के लिए ललन टॉप के दर्शकों का भी शुक्रिया। बीड़ से प्रशांत के साथ में हूं निखिल। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। थैंक यू सो मच।